जी अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हैंड रेस करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इसके बारे में आप मुझे बताएंगे कि क्या ये सारी चीज़ें जो है ना आप लोगों ने कर ली। इसकी प्रॉपर्टीज़ को देख लें। चार प्रॉपर्टीज़ हैं सिमेट्रिक कॉन्जुगेट के हिसाब से। सिमेट्रिक है कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट के। और लैम्डा अगर फर्स्ट प्लेस पे है तो वो एज इट इज़ आ जाएगा। अगर लैम्डा सेकंड प्लेस पे है तो विद इट्स कॉन्जुगेट जो है ना इनर प्रोडक्ट से बाहर आएगा। और x inner product with 0 inner product with any x is always equal to 0। तो सेकंड प्लेस पे जो था वो भी इक्वल उसने किया हुआ है, ये हम देख सकते हैं। ये एग्जांपल्स हैं, इनको भी आप प्रूव करेंगे। और इनर प्रोडक्ट स्पेस को ही प्री हिल्बर्ट स्पेस कहा जाता है। ऐसी स्पेस जो इनर प्रोडक्ट बन जाए उसे हम कहेंगे प्री हिल्बर्ट स्पेस, यानी कि उसको हिल्बर्ट स्पेस बनाया जा सकता है। So if X is an inner product space, then X belonging to X is the zero element if and only if X inner product with Y is equal to 0 for all Y in X। इस थ्योरम में वो कह रहा है कि अगर आपके पास एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या है, X के तमाम फॉर ऑल Y इन X के तमाम एलिमेंट्स के साथ परपेंडिकुलर है, इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो समझ लीजिए कि वो एलिमेंट सिर्फ 0 और कोई नहीं। तो इफ एंड ओनली के साथ है तो ये आप इसको करेंगे। उसके बाद काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी है वेरी इंपॉर्टेंट दिस वन, कि इट इज़ अ रिलेशन बिटवीन नॉर्म एंड इनर प्रोडक्ट। तो इसको हम लिख लेते हैं। ये कहते हैं काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी। उसमें क्या कह रहे हैं काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी में? कहते हैं अगर सबसे पहले तो ये काशी-श्वार्ज़ इनइक्वालिटी किसके लिए बनाई गई है? इफ x इज एन प्रोडक्ट। पहली शर्त तो यही है, काशी-श्वार्ज़ के लिए हमें इनर प्रोडक्ट स्पेस के एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे। उसके उसके बाद कहते हैं दैट मॉडुलस ऑफ प्रोडक्ट विद y is always less than or equal to square root of
स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ वाई इनर प्रोडक्ट लेस देन और इक्वल टू, और कहते हैं इक्वालिटी होल्ड्स इक्वालिटी के चांसेस कब है, इक्वालिटी होल्ड्स एंड ओनली एक्स एंड वाई for all x y belonging to x in the product x and y are linearly ये कहता है जी हमने ये इनइक्वालिटी प्रूव करनी है, काशी-शिवार्ज इनइक्वालिटी कि x इनर प्रोडक्ट विद y मॉडुलस इज लेस देन और इक्वल टू x इनर प्रोडक्ट विद x। दूसरे लफ्जों में आप इसे जानते हैं कि x इनर प्रोडक्ट विद x का स्क्वायर रूट किसके इक्वल होता है जी, किस किस तरह से इसको लिख सकते हैं, काशी-शिवार्ज इनइक्वालिटी को दोबारा से किस तरह से लिख सकते हैं। इन टर्म्स ऑफ नॉर्म किस तरह से लिखेंगे, x इनर प्रोडक्ट विद y लेस देन और इक्वल x नॉट y। इसी तरह से थी ना ये काशी-शिवार्ज इनइक्वालिटी, तो इसका प्रूफ आप देख लेंगे। प्रूफ यही करना है कि हर केस में इक्वालिटी या इनइक्वालिटी होल्ड करती है। अगर कोई इनर प्रोडक्ट स्पेस है तो उसके एलिमेंट्स इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे, श्योरली करेंगे। तो ये शिवार्ज इनइक्वालिटी आप प्रूव कर लेंगे। उसके बाद ये उसने किया हुआ है सारा ये प्रूफ, काशी-शिवार्ज इनइक्वालिटी का। उसके बाद ये इसकी क्रॉसरी है, ये भी सारी उसी के रिलेटेड हैं चीज़ें। ये हमने थ्योरम कर लिया था कि एन इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ नॉन लीनियर स्पेस, ये लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था। ये इसका फार्मूला है। ये जो पेरेंथेसिस है ना, ब्रैकेट्स हैं, इसको हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं, ये एक्चुअली इनर प्रोडक्ट की हैं यहाँ पे, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ये फिर उसने लिखा हुआ है, ये आप इसको देख सकते हैं, Cauchy-Schwarz inequality। ये देखें, the Schwarz inequality can be written in the form, norm form can be written as this। और ये असल नोटेशन है हमारी इनर प्रोडक्ट की है, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर है, x ब्रैकेट नहीं है, x इनर प्रोडक्ट विद x है। तो पोलराइजेशन आइडेंटिटी है ये 4 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 टू 3 iota raised to the power r x plus iota y raised to the power r। ये भी आप प्रूव कर लेंगे, वही प्रॉपर्टीज लगा के सारा इसकी कैलकुलेशन है। अच्छा, उसके बाद पैरेललोग्राम लॉ पे बड़ी हमने बहस की थी काफ़ी, कि इनर प्रोडक्ट स्पेस के सारे एलिमेंट्स पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करते हैं।
लेकिन कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। ये हमने बात की थी लास्ट लेक्चर में। उसके बाद डेफिनेशन है कंटिन्यूस, और ये वो सारा इसमें आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद है इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। ये भी हमने देख लिया था लास्ट लेक्चर में। एवरी इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ मैट्रिक्स स्पेस। ये एग्जांपल्स हैं फिर उसके। ऑर्थोगोनल था, ऑर्थोगोनल हम किसे कहते हैं कि दो सेट्स ऑर्थोगोनल क्या कब होंगे, जब उनके तमाम एलिमेंट्स आपस में इनर प्रोडक्ट हों और आंसर हमेशा जीरो आए, तो तब जाके दो सेट्स क्या होंगे, ऑर्थोगोनल। और दो एलिमेंट्स ऑर्थोगोनल कब होंगे, दो एलिमेंट्स अगर उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ जाता है तो दोनों एलिमेंट्स आपस में ऑर्थोगोनल कहलाएंगे। और एक एलिमेंट कैसे ऑर्थोगोनल होगा, चलिए एलिमेंट का भी देख लेते हैं। ये जो इसकी डेफिनेशन दी है हमारे पास, एक एलिमेंट भी पूरे सेट पे ऑर्थोगोनल हो सकता है। एक एलिमेंट है बेटा, वो उसका नाम है एक्स बिलोंगिंग टू अ इनर प्रोडक्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस का एक एलिमेंट है और ए उस इनर प्रोडक्ट का सबसेट है। We say that X is ऑर्थोगोनल। एक एलिमेंट भी ऑर्थोगोनल हो सकता है पूरे सेट पे। X is ऑर्थोगोनल टू ए and we write it as X। ये यहाँ पे नोटेशन इसकी यही परपेंडिकुलर वाली समझ लें आप, परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल टू ए। X is orthogonal to A if X का inner product with all the elements of A is equal to 0 for all y belonging to A। अगर रफली स्पीकिंग अगर A के सारे एलिमेंट्स के साथ वो एलिमेंट ऑर्थोगोनल है तो पूरे सेट पे ऑर्थोगोनल। तो ऑर्थोगोनैलिटी चेक एलिमेंट वाइज ही होती है, सेट वाइज ऑर्थोगोनैलिटी चेक नहीं हो सकती। वो यही कह रहा है कि हर एलिमेंट के साथ उसका इनर प्रोडक्ट लिया जाए, और अगर इनर प्रोडक्ट आ जाता है जीरो सारे एलिमेंट्स के साथ लेने के बाद, तो फिर हम कह देंगे कि वो जो है सेट पर एलिमेंट क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल। इसी तरह डेफिनेशन सी है, we say that B and write A orthogonal to B। अब दो सेट्स की बात कर लेगा, तो सेट्स कब ऑर्थोगोनल होंगे आपस में, जब दोनों के कोई ना कोई से रैंडमली एलिमेंट्स उठा लें, हम अपनी मर्जी के एलिमेंट्स उठा लें और उनका इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी। कोई से दो एनी टू एलिमेंट्स, एनी एलिमेंट फ्रॉम ए एंड एनी एलिमेंट फ्रॉम बी, बिकॉज दोनों ही सबसेट हैं। एक्स आपके पास क्या है, इनर प्रोडक्ट स्पेस, और ए और बी उसके क्या है, सबसेट ऑफ।
तो ज़ाहिर बात है के एलिमेंट्स को इनर प्रोडक्ट लिया जा सकता है, एक्स के ही एलिमेंट और एक्स इनर प्रोडक्ट है, कोई ना कोई तो फार्मूला होगा इनर प्रोडक्ट करने का। तो कहता है कोई से भी ले लें आप, कोई से दो एलिमेंट्स कहते हैं ले लें और उसका ले लें इनर प्रोडक्ट, जीरो आना चाहिए और ऑल एक्स एंड वाई फ्रॉम एक्स फ्रॉम ए एंड वाई फ्रॉम। तो दो सेट्स को ऑर्थोगोनल करने का समझ आ गया किस तरह से होंगे। एक सेट ऑर्थोगोनल कैसे होगा, एक अकेला सेट, तो वो डेफिनेशन भी देख लेते हैं। एक अकेला सेट भी ऑर्थोगोनल हो सकता है, ऑर्थोगोनल सेट, तो वो बेटा किस तरह से होगा, यही सारा हम देख लेते हैं। हमारे पास एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है, एक उसका सबसेट है, एक इनर प्रोडक्ट स्पेस का सबसेट। तो हम कहते हैं कि कोई से दो एलिमेंट्स हमने रैंडमली उठाए हैं उसके, ऐसे ही एक्स और वाई, अब ये एक ही सेट के हैं, एक ही ए ही सबसेट है, उसके कोई से दो एलिमेंट्स उठाएं और वो सारे आपस में क्या दे रहे हों, इनर प्रोडक्ट जीरो दे रहे हों, तो हम कह देंगे कि ये जो सेट है ये ऑर्थोगोनल। जी ये चारों डेफिनेशंस आपको क्लियर है, ऑर्थोगोनल सेट्स, ऑर्थोगोनल अकेला सेट, ऑर्थोगोनल एलिमेंट्स, ऑर्थोगोनल एलिमेंट टू अ सेट, एन एलिमेंट ऑर्थोगोनल टू अ सेट। तो ये चार डेफिनेशंस हैं, इनको अच्छी तरह से देखेंगे। रिमार्क ये है कि एवरी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर के साथ, क्योंकि हर वेक्टर का इनर प्रोडक्ट जीरो आता है, सो दैट्स व्हाई जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, या एवरी वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू जीरो। अच्छा ये हो गया। उसके बाद इसका सेकंड रिमार्क है, if x is perpendicular to y then surely y is perpendicular to x। ये भी अंडरस्टूड बात है कि अगर x और y का इनर प्रोडक्ट जीरो आ रहा है तो y और x का इनर प्रोडक्ट भी जीरो ही आएगा। थर्ड है x perpendicular to y and x perpendicular to z, then x is perpendicular to y plus z and x is perpendicular to scalar multiple of y for every alpha, for every scalar। हाँ, अगर पूरे x किसी वेक्टर पे परपेंडिकुलर है उसके स्केलर मल्टीपल पे भी परपेंडिकुलर है, क्योंकि आप जानते हैं इनर प्रोडक्ट अगर जीरो है, तीसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं कि कहते हैं अगर x इनर प्रोडक्ट विद y इज इक्वल टू जीरो एंड क्या है हमारे पास x इनर प्रोडक्ट विद z इज इक्वल टू जीरो, x inner product with y is equal to 0, x inner product with z is equal to 0। तो फिर क्या होगा, कहते हैं x
आपको पता है एक्स, ये तो प्रॉपर्टी है, एक्स इनर प्रोडक्ट विद वाई प्लस बी। जी किसके इक्वल होगा? पहले तो प्रॉपर्टी लगा दें, एक्स इनर प्रोडक्ट विद वाई प्लस एक्स इनर प्रोडक्ट विद, और ये चूंकि दोनों एक्स और वाई और सी पे परपेंडिकुलर है, तो इसका क्या आ जाएगा बेटा? जीरो। तो यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या है कि अगर एक्स कोई से दो वेक्टर्स पर परपेंडिकुलर है, तो एक्स वही वेक्टर उन दोनों के सम पर भी परपेंडिकुलर है। सम यानी कि उनका रिजल्टेंट वेक्टर, नया जो वेक्टर आता है, उन पे भी वो क्या होगा? परपेंडिकुलर। उसके बाद इसका तीसरा जो है, स्केलर मल्टीपल से भी ऐसे है, स्केलर बाहर आ जाएगा तो वो जीरो हो जाएगा। एक्स परपेंडिकुलर है पूरी सीक्वेंस पर, और सीक्वेंस किसको अप्रोच कर रही है? वाई को। तो एक्स भी परपेंडिकुलर होगा, वाई पे भी परपेंडिकुलर होगा। जीरो इज द ओनली वेक्टर ऑर्थोगोनल टू इटसेल्फ। जीरो एक ऐसा वेक्टर है जो अपने आप पे ऑर्थोगोनल है। जीरो के अलावा कोई ऐसा वेक्टर नहीं है जो अपने आप के साथ इनर प्रोडक्ट होकर आंसर क्या दे दे? जीरो दे दे। सो जीरो वेक्टर इज सेल्फ ऑर्थोगोनल, इसके अलावा कोई वेक्टर ऐसा नहीं है जो अपने आप पे ऑर्थोगोनल है। तो ये एग्जांपल्स हैं, आर एन इज एन इनर प्रोडक्ट स्पेस विद इनर प्रोडक्ट डिफाइंड बाय दिस, then the vectors are orthogonal because the inner product of any two vectors or two vectors is zero. R cube is an inner product space with the product defined by this, the set of vectors is not orthogonal। ये ऑर्थोगोनल नहीं है क्योंकि कोई से दो वेक्टर्स को देखेंगे आप, वो आपस में इनर प्रोडक्ट उनका जीरो नहीं आएगा। तो L square is an inner product space with inner product defined by this, then the vectors E1, E2, E3, Ei in L2 are orthogonal because any two vectors are orthogonal to each other। Remarks हैं कि one of the simple geometric fact about orthogonal vectors is the Pythagorean theorem, which is given as follows। So, theorem क्या कहता है? If x and y are orthogonal vectors in an inner product space, ये वही पैथागोरस थ्योरम है, वही राइट ट्राइंगल लॉ के लिए, कि अगर कोई से दो वेक्टर्स जो हैं ऑर्थोगोनल हैं, तो सी स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये पैथागोरस थ्योरम जो है उसकी जनरलाइजेशन है। ये आ जाता है, और दो नॉर्मल सेट, इन दोनों को देखना बहुत ज़रूरी है। अभी हमने बात की ऑर्थोगोनल सेट की। लेट बी एन इनर प्रोडक्ट
is an a subset of then X is called orthogonal set. Orthogonal set if inner product of any two elements of the same set for all x y belonging to कोई से दो एलिमेंट्स का जो है वो इनर प्रोडक्ट जो है वो क्या है, जीरो आए तो हम कहते हैं फॉर ऑल का मतलब है कोई से भी उठा लिया जाए वो क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल सेट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है ऑर्थो नॉर्मल सेट। ऑर्थो नॉर्मल ऑर्थो नॉर्मल को आपने देखा हुआ है कि जो ऑर्थोगोनल भी हो, डिफरेंट पे आंसर इनर प्रोडक्ट का जीरो आए, सेम वेक्टर्स पे आंसर कितना आए, वन आए, तो हम उसे कहते हैं ऑर्थोगोनल, सॉरी ऑर्थो नॉर्मल सेट। ऐसा सेट ऑफ वेक्टर्स जिसके डिफरेंट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर कितना आए, जीरो आए। ये देखें, डिफरेंट एलिमेंट्स का इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो आंसर कितना आए, जीरो आए। सेम एलिमेंट्स का यानी कि x का अपने आप के साथ लिया जाए, x1 का अपने आप के साथ, y1 का y1 के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए, j1 का j1 के साथ इनर प्रोडक्ट लिया जाए तो उसका आंसर कितना आए, वन आए। तो हम उसे कहते हैं कि ये जो है क्या है, कौन सा सेट है, ऑर्थो नॉर्मल सेट। तो तो इनमें क्या रिलेशन क्या होगा, एवरी ऑर्थो नॉर्मल सेट है ऑर्थोगोनल सेट बट एन ऑर्थोगोनल सेट। ऑर्थोगोनल सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करवा रहा है, जीरो वाले को, बट एन ऑर्थोगोनल सेट में नॉट बी ऑर्थो। हाँ, वन वाली प्रॉपर्टी को अगर obey करेगा तो फिर जाके वो क्या बनेगा, ऑर्थोगोनल। ठीक है, ओके। ये ऑर्थोनॉर्मल सेट भी हो गया हमारे पास, उसका कन्वर्स भी हो गया। ये कह लें कि ऑर्थोनॉर्मल सेट्स में या तो परपेंडिकुलर वेक्टर्स पड़े होंगे या ऐसे पड़े होंगे जिनका नॉर्म वन आ रहा हो। अपने आप के यानी के साथ इनर प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर क्या आ रहा होगा, वन। तो एग्जांपल उसने दी हुई है भी, एन ऑर्थोगोनल सेट इन एन इनर प्रोडक्ट स्पेस, देन द सेट, हर वेक्टर को उसे उसके नॉर्म पे डिवाइड कर दिया जाए। ऊपर वाला वेक्टर था ऑर्थोगोनल का, ये वाला जो सेट है ना बेटा, ये है ऑर्थोगोनल सेट।
यानी कि इनका आपस में इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0। कहते हैं एक नया सेट बना लें, हर वेक्टर को किस पे डिवाइड कर दें, या ये कह लें डिवाइड तो नहीं है, हर वेक्टर को उसके नॉर्म के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई कर दें। आप मुझे ये बताएं, ये रहेगा क्या? फिर भी वेक्टर रहेगा, स्केलर बन जाएगा। इसी वेक्टर को किसी स्केलर से 1/xi नॉर्म स्केलर बन चुके हैं। तो कोई भी स्टूडेंट बाय रेजिंग हैंड बता दे मुझे, ये क्या वेक्टर्स बन रहे हैं या स्केलर्स बन रहे हैं? कैपिटल है जो नया हमने बनाया है जी, क्या बन रहा है ये? सर वेक्टर ही होगा। हाँ, ये वेक्टर ही होगा। क्यों, वजह क्या है? सर क्योंकि स्केलर पे डिवाइड हो रहा है, फिर भी तो वेक्टर ही रहेगा ना वो। ये एक्चुअली स्केलर स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और हमने वेक्टर स्पेस में पढ़ा था कि अगर किसी वेक्टर को किसी स्केलर से फील्ड के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो किसका एलिमेंट रहेगा फिर से? वो वेक्टर स्पेस का ही होगा सर। हाँ, ए का ही एलिमेंट या एक्स का ही, जो भी हमने वेक्टर स्पेस लिया हुआ है उसी का एलिमेंट वेक्टर ही रहेगा। तो जी सर। ये उसने कहा हुआ है कि एक सेट मैंने लिया है, उसका नाम एक्स आई रखा हुआ है, उसमें आई एलिमेंट्स हैं या एन एलिमेंट्स हैं या 20 हैं या 50 हैं। तो एक नया सेट कहता बनाया जा सकता है उसी सेट को मलबूते खातर रखते हुए, क्योंकि चूँ सारे वेक्टर्स हैं उस सेट के पास, उन सारों का हम नाम ढूंढेंगे। नाम ढूंढने के बाद हर किसी को उसके नाम पे डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने से एक नया सेट बनेगा, उसको क्या कहते हैं? ऑर्थोनॉर्मल सेट। बस बल्कि ये उस थ्योरम का कन्वर्स ही हो गया कि एन ऑर्थोगोनल सेट में और मे नॉट बी ऑर्थोनॉर्मल। और अगर आपने किसी ऑर्थोगोनल सेट को ऑर्थोनॉर्मल बनाना ही बनाना है, आप चाहते हैं कि वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाए, तो उसके हर वेक्टर को उसके नॉर्म पे क्या कर दें? डिवाइड। डिवाइड। बस वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बन जाएगा अगर वो पहले से ऑर्थोगोनल था। लेकिन ऑर्थोगोनल पहले से होना जरूरी है, ये ना ऑर्थोगोनल हो ना बस आप ऐसे ही डिवाइड करते जाएं, वो आपस में ऑर्थोगोनल भी ना हो। ठीक है, ये हो जाएगा थ्योरम, आसान सा है ये तो। जी सर। अब कॉम्प्लीमेंट, सॉरी कंप्लीट। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट कौन सा होता है? किसी भी इनर प्रोडक्ट स्पेस का कोई ऑर्थोनॉर्मल सेट कंप्लीट होगा अगर उसमें एक और, चलें इसको कर लेते हैं। आपके पास एक्स एक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और आपके पास ए उसका ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ एक्स। पहले तो ऑर्थोनॉर्मल होना कंप्लीट होने के लिए ए इज कॉल्ड कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल इफ वो ऑर्थोनॉर्मल सेट जो था वो कंप्लीट कहलाएगा अगर इफ देयर इज नो सबसेट, नो ऑर्थोनॉर्मल सबसेट ऑफ एक्स फॉर
और एक्स ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ दैट ए जो है ए से बड़ा कोई ऑर्थो नॉर्मल सेट ना हो जो एक्स में मौजूद हो। इस तरह से देखिए ए से बड़ा कोई ऑर्थो नॉर्मल सेट उसमें मौजूद ना हो। ए ही सबसे बड़ा यानी कि उससे बड़ा कोई सेट करेंगे तो वो ऑर्थो नॉर्मल ना रहे। मैक्सिमल भी कहते हैं। मैक्सिमल आइडियल पढ़ा था आपने, उससे बड़ा कोई आइडियल ना हो, उसे हम कहते थे मैक्सिमल आइडियल। तो इसी तरह ये मैक्सिमल सेट है। इन अदर वर्ड्स S is complete if it is maximal with respect to property of being ortho. If S is complete orthonormal set, then there does not exist any non-zero vector such that x is perpendicular to whole set x and x norm is equal to 1. ये इसके एग्जांपल्स हैं L2। तो इसके बाद इस चैप्टर का दूसरा पोर्शन हम पढ़ रहे थे हिल्बर्ट स्पेस। अब हिल्बर्ट स्पेस की डेफिनेशन भी लास्ट लेक्चर में बड़ी डिटेल से हमने कल संडे वाले दिन देखी थी। तो कहता है इस पूरी बुक में हम एज से डिनोट करवाएंगे। एज जहाँ भी लिखा हुआ करेगा आप समझ लीजिएगा कि ये हिल्बर्ट स्पेस की बातें हो रही। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस इज अ हिल्बर्ट स्पेस। और हिल्बर्ट स्पेस प्रूव करने के लिए हमारी कल भी बात हुई थी कि पहले उसे इनर प्रोडक्ट स्पेस प्रूव किया जाए और और क्या किया जाए, उसे कंप्लीट प्रूव किया जाए, यानी कि काशी सीक्वेंस लेके वो सारा तरीका कार जो वो किया जाए। तो उसके बाद काशी शिवाज इनक्वालिटी वही है जो प्रूफ इसका हमने उस चैप्टर में देखा है। लास्ट चैप्टर में ये कर लेंगे काशी शिवाज इनक्वालिटी एंड इनर प्रोडक्ट्स in a Hilbert space is jointly continuous, that is a continuous function। ये भी आप कर लेंगे। continuity पैरेललोग्राम ला भी करके आए हुए हैं, कहता है उसी थ्योरम से देख लेना। एलपी स्पेस है p greater than 1 but not p equal to 2 is not space but not a Hilbert space। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमने प्रूव करना है कि एलपी इज नॉट अ Hilbert space। और चैप्टर 4 में वो कह रहा है कि हमने शो करवाया हुआ है कि ये इनर। अच्छा बेटा मेरा आपसे एक क्वेश्चन है बिफोर मूविंग टुवर्ड्स टुडेज लेक्चर कि व्हाट इज सर्कल, व्हाट इज सर्कल या व्हाट इज लाइन। ये कोई भी स्टूडेंट अगर बताना चाहता है इसका आंसर रेज योर हैंड। सर्कल का बता दें। बेसिकली सर्कल क्या होता है, सर्कल बेसिकली क्या होता है ये बता दें। जी निम्रल बताएं सर्कल बेसिकली क्या होता है। सर बेसिकली सर्कल राउंड होता है और उसका कोई कॉर्नर नहीं होता। नहीं सर्कल क्या होता है, सीक्वेंस होती है, सेट होता है, क्या होता है, ग्राफ होता है। सर्कल बेसिकली क्या होता है, इक्वेशन होती है। सेट। हाँ वेरी गुड, सेट होता है। क्यों सेट क्यों होता है ये।
जी, इन्होंने कुछ हद तक सही जवाब दिया है। मैं यहाँ सर्कल ड्रा करके आपको दिखाता हूँ कि ये क्यों सेट होता है। ये एक्स वाई प्लेन है बेटा। ठीक है, एक्स वाई प्लेन है, इसमें आपको पता है पॉइंट्स पड़े होंगे, सही है। तो सर्कल क्या है? इन पॉइंट्स का सेट है जो इस ग्राफ के ऊपर पड़े हुए, वो तमाम पॉइंट्स जो इस पे आ रहे हैं, इस पे आ रहे हैं, इन तमाम पॉइंट्स का सेट जो है वो क्या कहलाएगा? जो सर्कल के ऊपर लाई कर रहे हैं, ये इन तमाम पॉइंट्स का सेट क्या कहलाएगा? सर्कल कहलाएगा। तो सर्कल बेसिकली ये क्या है? सेट है। तो लाइन, इसी तरह लाइन सेगमेंट है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है, ये बेटा एक लाइन है, ये भी सेट ऑफ पॉइंट्स है। फॉर एग्जांपल अगर इसकी इक्वेशन है, लाइन की इक्वेशन आप जानते हैं 2D में क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 2x + 5y = 7 या 10 लिख लीजिए। तो जो जो पॉइंट्स इस पे आ रहे हैं, जो जो पॉइंट्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, वो लाइन लाइन उन पॉइंट से गुजर के जा रही होगी, वहीं वहीं वहीं। तो पॉइंट किस तरह की शक्ल रखेगा? एक्स और वाई, एक्स भी चाहिए होगा और वाई। इसको अगर हम सेट की शक्ल में लिखना चाहें तो हम इस तरह से बेटा लिखेंगे, सेट S1, अगर इसको कहें लाइन को सेट की शक्ल में लिखना चाहें, इज इक्वल टू द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। किसका सबसेट होगा ये? R2 का। सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स which satisfy such that 2x plus 5y is equal to 10। ऐसे तमाम ऑर्डर पेयर्स का सेट जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, वो तमाम ऑर्डर पेयर्स इस सेट का हिस्सा होंगे। और ये सेट क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। ये सेट क्या कहलाएगा? लाइन सेगमेंट। और इस पे जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो इस लाइन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, यानी कि इस लाइन का हिस्सा होंगे या इस लाइन के सेट में शामिल होंगे। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है सेट को ग्राफ पे लाया जाता है, ना कि ग्राफ को किस पे लाया जाता है? सेट में। सेट ऑफ पॉइंट्स बनाई जाए और जहाँ जहाँ जा रहे हैं उनको ड्रा करी जाए, तो वो कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, वो उसकी शक्ल जो भी बनेगी वो कहलाएगी ग्राफ। तो सर्कल भी बेसिकली एक सेट होता है, लाइन सेगमेंट भी बेसिकली एक सेट ही होता है। तो आपके इस एग्जांपल में उसने लाइन सेगमेंट कुछ इस तरह का सेट किया हुआ है, z इज इक्वल टू tx प्लस 1 माइनस t इंटू 1। तो ये लाइन सेगमेंट उसने बनाए हुए हैं। ये आप जानते हैं कि कोई से दो वेक्टर्स, ये हैं स्केलर्स बेटा, ये स्केलर्स, स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर बनेगा, इस स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी कोई वेक्टर बनेगा। तो ये जो भी वेक्टर बन जाए, ये जो भी वेक्टर बने
मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये जो भी वेक्टर बनेगा अगर ये दोबारा सेट को बिलोंग कर जाए ए को, देन ए इज कॉल्ड कॉन्वेक्स सेट। नहीं समझ आ रही तो कोई सवाल है तो इसमें पूछ लेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है कॉन्वेक्स वाला कि एक्स आपके पास मैट्रिक इनर प्रोडक्ट स्पेस है और ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी है ये लाइन सेगमेंट की है, क्योंकि हमने अभी बात की लाइन सेगमेंट भी बेसिकली क्या होता है, सेट ही होता है। और हर लाइन सेगमेंट किसमें पाया जाए, अगर वाई डायग्राम देखें तो वो कहते हैं कि अगर आपके पास कोई सेट है, कोई ग्राफ है, ऐसा ग्राफ है, ठीक है, आप इसके अंदर कोई सा भी लाइन सेगमेंट ड्रा कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, टी का भी बताया हुआ है, टी बिटवीन वेरी करे टी 0 और 1 के बिटवीन। तो लाइन सेगमेंट्स छोटे छोटे बनाने हैं, बड़े लाइन सेगमेंट तो जारी बात है उसने तो निकल ही जाना है वहां से बाहर। तो इस तरह का लाइन सेगमेंट बनाना है जिसमें टी जो है पैरामीटर जो है वो 0 और 1 के बिटवीन रखना है। तो हर वो सेट जो अपने लाइन सेगमेंट को, अपने हर लाइन सेगमेंट को अपने अंदर ही कंटेन करे, उस सेट को हम कहेंगे कन्वेक्स। जबकि ये देखिए नॉट कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन बनाई है, सॉरी डायग्राम बनाई हुई है कि इसमें इस तरह का था वो, ये फॉर एग्जांपल सेट है। तो ये एक लाइन सेगमेंट हमने बनाया, इसके ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले सारे पॉइंट्स ये आउटसाइड द सेट हैं, नॉट कंटेन्ड इन द सेट। जबकि हमने ये कहा है कि सेट के सारे लाइन सेगमेंट, जितना भी जो भी लाइन सेगमेंट बनाया जाए वो सेट के अंदर ही लाई करे, सेट के अंदर कंटेन करे। अब मैं ये डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, इसको देखिएगा। A subset M of inner product space X is said to be convex if for every two elements of the M, their line segment joining X and Y is contained in M। उसके कोई से दो पॉइंट्स का अगर आप लाइन सेगमेंट बनाएं, ये देखें लाइन सेगमेंट जैसे कि आपको पता है कोई ना कोई पॉइंट बनेगा, स्केलर मल्टीपल्स हैं, कोई ना कोई वेक्टर ही बनेगा, वो दोबारा किस में बिलोंग कर जाए, एम में। रफली स्पीकिंग उसका लीनियर कॉम्बिनेशन विद टी, टी फिक्स होगा 0 बिटवीन 0 एंड 1। तो उसके बिटवीन रहे टी, जब जब टी उसके बिटवीन रहे तो एम के कोई से दो एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन विद टी, स्पेसिफिक लीनियर कॉम्बिनेशन है, हर लीनियर कॉम्बिनेशन नहीं, इस तरह का खास लीनियर कॉम्बिनेशन जो है वो दोबारा किसको बिलोंग करे, एम को बिलोंग करे, तो एम क्या कहलाएगा, कन्वेक्स। ठीक है, तो इसके नेक्स्ट डेफिनेशन है 5.8। ये आपको पता है डिस्टेंस कैसे मापते हैं, किसी पॉइंट का किसी सेट से डिस्टेंस कैसे मापते हैं, पता है ना।
जी, डेफिनेशन 5.8 है कि आपके पास फॉर एग्जांपल आप R2 में हैं, आप R2 में हैं और यहाँ खड़े हैं, एक आपके पास पॉइंट है, ये वाला फॉर एग्जांपल पॉइंट है, यहाँ पे है, और आपने इस पूरे सेट से इसका डिस्टेंस मापना है, पूरे सेट से डिस्टेंस मापना है विद द हेल्प ऑफ मीट्रिक स्पेस, मीट्रिक फार्मूला। तो कहते हैं इस पॉइंट का, और इस सेट में भी एलिमेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इस सेट में काफी सारे एलिमेंट्स हैं, ये पढ़े। ठीक है, काफी सारे पढ़े हुए हैं। कहता है पहले तो इसका और इसका लें डिफरेंस, इस पॉइंट का इसके सारे एलिमेंट्स के साथ लें डिफरेंस, और उसका लेते जाएं नॉर्म, क्योंकि ये इनर प्रोडक्ट स्पेस है, नॉर्म भी होगी, ये लेते नॉर्म लेते जाएं, पहले डिफरेंस लेते जाएं और फिर क्या लेते जाएं, नॉर्म लेते जाएं। यानी कि इसका नाम अगर हमने रखा हुआ है एक्स, इसका नाम एक्स रखा हुआ है, और ये पूरा सेट सी है, ये पूरा सेट क्या है, सी है, और ये उसके एलिमेंट्स हैं, y1 हो सकता है। तो पहले आप क्या ढूंढेंगे, x माइनस वाई वन, फिर आप ढूंढेंगे x माइनस वाई टू, फिर आप ढूंढेंगे x माइनस वाई थ्री। वो भी वेक्टर होगा, वेक्टर माइनस वेक्टर वेक्टर ही होगा। तो वेक्टर माइनस वेक्टर करते जाएं करते जाएं करते जाएं करते जाएं, और सबके नॉर्म लेते जाएं, सबकी क्या लेते जाएं, नॉर्म। तो जो सबसे छोटा नाम होगा, जो सबसे छोटा नॉर्म आएगा, वो इसका क्या कहलाएगा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट x फ्रॉम द सेट C। डिस्टेंस ऐसे ही मापते हैं ना कि नॉर्म ले लेते हैं उसका माइनस करके। d का फार्मूला हमने इन टर्म्स ऑफ नॉर्म देखा था, कहता है कि आप पहले करी जाएं नॉर्म, सारों का नॉर्म कर लें, पॉइंट और सेट के दरमियान कहते हैं जो सबसे थोड़ा डिस्टेंस होगा वो पॉइंट का सेट सेट दिए हुए सेट तक से डिस्टेंस होगा, इनफीमम लें। तो ये वाली जो डेफिनेशन है ये भी हो गई, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम अ सेट। अच्छा, ये थ्योरम है, अ क्लोज्ड कन्वेक्स सबसेट ऑफ अ हिल्बर्ट स्पेस H contains a unique vector of smallest norm। इसमें देखें गिवन क्या क्या चीजें हैं और हमने क्या प्रूव करनी, ये मैं खुद से यहाँ पे लिखता हूँ। कि क्या कह रहे हैं, अ क्लोज्ड कन्वेक्स सबसेट, सी नाम है उसका, ऑफ एन हिल्बर्ट स्पेस एक्स, सॉरी एच, एच स्टैंड्स फॉर हेयर एज अ हिल्बर्ट स्पेस, एच हिल्बर्ट स्पेस है
contains, यहाँ से इसका प्रूफ जो पूछना है वो शुरू हो रहा है। contains a unique vector with smallest। ये तो अभी हमने देख भी लिया है, एक पॉइंट का एक सेट से फासला लेंगे। A closed convex subset C of a Hilbert space H contains। अच्छा, इसको पहले डायग्राम से पे जाने से पहले हम इसको देखते हैं प्रूफ की तरफ। गिवन क्या क्या है हमारे पास, हमने जो यूज करना है एच हमारे पास, एच जो है हिल्बर्ट स्पेस है। हिल्बर्ट स्पेस मतलब जानते हैं आप कि वो क्या है, कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस। कंप्लीट इनर प्रोडक्ट स्पेस है पहली बात जो उसने बताई हुई है प्रूफ पे जाने के लिए। और दूसरी बात उसने क्या बताई हुई है कि उसका कोई सबसेट है सी। सी इज सबसेट ऑफ एच। सी इज क्लोज्ड भी है सी एंड कन्वेक्स भी है। तो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव दैट there exists a vector, नाम जो भी रख लें, चले v रख लें, v belonging to C such that v has smallest norm and is। दो बातें प्रूव करनी है कि हमने एक ऐसा वेक्टर ढूंढ के उसे देना है C contains a closed convex subset C of a Hilbert space H contains a unique vector of smallest norm। एक वेक्टर रखेगा, contains का मतलब रखता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। contains a unique vector, किसी भी हिल्बर्ट स्पेस का क्लोज्ड कन्वेक्स सबसेट जो होता है उसके पास एक ऐसा वेक्टर होता है जो स्मॉलेस्ट नॉर्म होती है, जिसकी कम से कम नाम होती है, और वो यूनिक होता है, यानी कि उस जैसा कोई और नहीं हो सकता, कोई और ऐसा वेक्टर नहीं हो सकता जो स्मॉलेस्ट नॉर्म रखे। तो ये दो चीजें बेटा हमने इस थ्योरम में प्रूव करनी। गिवन और ये आपको समझ में आ चुके होंगे, इसको हम देख लेते हैं यहीं से नोट से। ये देखें, ये वही डायग्राम उसने बनाई और ये प्रूव अब कर देगा कि वाकई एक ऐसा वेक्टर सी के अंदर लाई कर रहा है जो कि स्मॉलेस्ट नॉर्म के साथ एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे यूज क्या क्या करेगा, कंप्लीटनेस यूज करेगा, क्लोज्डनेस यूज करेगा, कन्वेक्सनेस यूज करेगा। ये सारे कॉन्सेप्ट्स को यूज करके उसने ये प्रूव
कर देना। तो ये थ्योरम अब आप इजीली कर लेंगे इसका ना। अच्छा, इसके बाद हमें करना है ये वाला तो, ये स्मॉलेस्ट नॉर्म वाला हो चुका है। यूनिकनेस शो करवानी है, स्मॉलेस्ट नॉर्म शो करवानी है। ये पोलराइजेशन और आइडेंटिटी तो उसी तरह ही है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास ये डेफिनेशंस हैं वही जो हमने लास्ट चैप्टर में किए थे। सेट का परपेंडिकुलर ऑर्थोगोनल होंगे, वेक्टर्स का ऑर्थोगोनल परपेंडिकुलर होंगे, एक एलिमेंट किसी पूरे सेट पे कैसे ऑर्थोगोनल और वो होगा। पाइथागोरियन थ्योरम भी हम कर रहे हैं वहाँ लास्ट चैप्टर में। ये आ गए हैं जी ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। कोई भी स्टूडेंट मुझे बताएगा ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट, हमने इसको अलजबरा में भी देखा था जी। एनी स्टूडेंट ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। जी कोई भी बताना चाहिए। बाय रेजिंग हैंड। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट्स क्या होते हैं? जी सर अगर हम कोई भी अगर हमारे पास स्पेस, अगर हम उसमें कोई भी एक सेट ऐसा ले लें जो कि एक सेट पे वो हर एक पॉइंट जो है उसके परपेंडिकुलर हो, लेकिन अगर हम उसका कंप्लीमेंट बाकी सेट ले लें वो उसका ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट कहलाएगा सर। नहीं नहीं, अदर ऐसा नहीं दैन, है। वो तो कॉम्प्लीमेंट होता है कि उसमें से वो सारा सेट निकाल दिया जाए, और वो तो कॉम्प्लीमेंट होता है। ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? सर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट के लिए ये है कि हम कोई ऐसा सेट हम हमें रिक्वायर होता है कि वो सेट के हर एक एलिमेंट से क्या हो वो परपेंडिकुलर हो, ऐसा सेट हमें चाहिए होता है, वो फिर ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट होता है। क्योंकि कोई भी अगर हमारे पास सेट है तो हम पूरे का पूरा सेट उसको नहीं करवा सकते परपेंडिकुलर, हमें एक सेट चाहिए होता है जो कि उस सेट के हर एक के साथ उसका क्या हो के इनर प्रोडक्ट जीरो है, और वो एक जो सेट को स्पैन करेगा हम वो लिस्ट उठा चुक सकते हैं सर। अच्छा, ये हमारे पास ना एक हिल्बर्ट स्पेस है, ये एच इसका नाम है। ये पूरी हिल्बर्ट स्पेस है, मतलब इसमें एलिमेंट्स ही हो सकते हैं ना। हिल्बर्ट स्पेस है तो कोई बला तो नहीं है, ये हिल्बर्ट स्पेस सेट ही है। एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर है जो सेटिस्फाई कर रहा है इनर प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज को, और किसको सेटिस्फाई कर रहा है, कंप्लीटनेस की प्रॉपर्टी को, कि इसमें हर काशी सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। हमारे पास कोई एक हिल्बर्ट स्पेस है और उसका कोई सबसेट है एम। अब इसका हमने बनाना है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। इस सेट का, इस सबसेट का हमने ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट बनाना है। और इसमें आपको पता है क्या पड़े हुए हैं हिल्बर्ट स्पेस में, जैसा कि मैंने पहले कहा ये कोई बला नहीं है, इसमें क्या पड़े हुए हैं, एलिमेंट्स पड़े। ठीक है, नहीं समझ आ रही बात? ये पड़े हुए हैं जी एलिमेंट्स।
ये बेशुमार पड़े हैं, बल्कि एम के अंदर भी हैं, ये भी हैं, ये भी एच के ही हैं, क्योंकि एम उसका सबसेट है ना, ये एच के भी, एम के भी हैं और किसके हैं, ये देखें बेटा काफी सारे पड़े हैं। अब हम एक ना नया सेट बनाना चाहते हैं, उसका नाम है ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। हम इसको टेस्ट करते हैं, इस एलिमेंट को, इस एलिमेंट को टेस्ट करते हैं, इसका, इस एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट लेते हैं एम के सारे एलिमेंट्स के साथ। इस एलिमेंट का, एज के इस एलिमेंट का इनर प्रोडक्ट किससे लिया जा रहा है, एम के सारे एलिमेंट्स, और हर दफा ही क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, हर बार इनर प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 0। तो क्या इसका नाम अगर हमने रखा हुआ है y1, तो इसको बेटा हम इस तरह से लिख सकते हैं, इनर प्रोडक्ट ऑफ y1 with x is equal to 0 for all x belonging to m, के एक एलिमेंट है y, वो x बिलोंगिंग टू m, m के सारे एलिमेंट्स पर क्या है, ऑर्थोगोनल है, यानी कि m के हर एलिमेंट्स के साथ उसका इनर प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो ये जो y1 है ये बिलोंग किससे कर रहा था, हिल्बर्ट से, y1 belonging to H is an element of M पर, इसको पर पढ़ते हैं, ये जो ऊपर निशान सा लगा हुआ ना, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट। और रफली स्पीकिंग एच के हिल्बर्ट स्पेस के जो एलिमेंट्स किस पे परपेंडिकुलर हों, पूरे एम पे, यानी कि एम के हर एलिमेंट के साथ इनर प्रोडक्ट 0 आ रहा हो, तो हम उसको एक नए सेट में, नया सेट बना देंगे उन एलिमेंट्स का। जारी बात है एज के सारे एलिमेंट्स तो ऐसा नहीं करेंगे ना, एक तो 0 करेगा, क्योंकि एज क्या है, वेक्टर स्पेस है, वेक्टर स्पेस अंडर एडिशन अबिलियन है, इसके पास 0 है, और 0 हम पढ़ के आए हैं कि सारों के साथ क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है। तो 0 बिलोंगिंग टू एज, वो तो सारों पे ही ऑर्थोगोनल होगा, पूरे एम पे। तो 0 किसको बिलोंग कर जाएगा, एम ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट को। तो ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट का हम नया सेट डिफाइन करवाने जा रहे हैं, किस तरह से करवाएंगे, उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, एम, और ये ऊपर निशान इसका नहीं लग सकता, यहाँ पे इसका मैं बता देता हूँ, एम पर इसको पढ़ेंगे, एम पर is equal to the set of those elements of Hilbert space which are perpendicular to every element, m ही मैंने लिख दिया, चलें, is equal to 0 for all m belonging to capital। तो m का ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली किसका सबसेट है, कहाँ से उधार मांगे जा रहे हैं एलिमेंट्स, जी कहाँ से उधार मांगे जा रहे हैं, वहीं से मांगे जा रहे हैं, हिल्बर्ट स्पेस से एलिमेंट्स उधार लिए जा रहे हैं, जो पूरे
जी हैंड रेज कर रहे हैं स्टूडेंट्स। अच्छा, जो पूरे सेट एम पे क्या है परपेंडिकुलर, तो ये सेट कभी भी खाली नहीं हो सकता, एम्प्टी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जीरो इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर, चाहे वो एम का वेक्टर है, चाहे वो एक्स का है, चाहे वो एच का है, इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल m belonging to m. So small m is an element of m पर। m पर में बिलोंग कर जाएगा या नहीं करेगा? बाय डेफिनेशन हमने यही कहा ना कि जीरो बिलोंगिंग टू एच है। अब हाँ, ये हो सकता था डाउट, जीरो एच में है भी सही या नहीं है। अब आप बताएं जीरो एच में है या नहीं है, क्योंकि पहली शर्त तो यही है ना डेफिनेशन में कि एम पर में आने के लिए उसको किसका एलिमेंट बनना पड़ेगा? हिल्बर्ट स्पेस का। तो एच चूंकि हिल्बर्ट है, एच वेक्टर स्पेस है, एच नॉर्म स्पेस है, और एच अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप है, इसके पास जीरो है, और जीरो सब पे क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। जीरो एम के सारे एलिमेंट्स पे भी परपेंडिकुलर है। दैट्स वाई पर्प ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट ऑफ एनी सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। ये क्वेश्चन हो सकता है इंटरव्यूज का, हो सकता है किसी भी पेपर का, हो सकता है कि ऑर्थोगोनल इज ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट एन एम्प्टी सेट। तो इसका आंसर यही है, नेवर। ऑर्थोगोनल कंप्लीमेंट कैन नेवर बी an empty set because zero always belongs to orthogonal complement of any set, whatever the inner product space, whatever the set under consideration। तो ये ऐसा होगा। तो अब हमने अगला थ्योरम ये प्रूव करना है, एम पर की आपको वो पता चल गई डिजाइन किस तरह से इसने किया हुआ है, बनाया किस तरह से हुआ है। तो ये है अगला शो दैट, ये आपका आसान सा काम, एम पर इज द सबस्पेस ऑफ एच। ठीक करवा देंगे। हमने क्या शो करवाना है कि एम पर जो हमने डिफाइन करवाया है वो क्या होगा? सब स्पेस हुआ करेगा। सब स्पेस का थ्योरम आपको पता है, दो सेट से लें जिसको आप सब स्पेस बनाना चाहते हैं, दो एलिमेंट स्पेस से लें, उनका लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएं। लीनियर कॉम्बिनेशन अगर बिलोंग कर जाता है किसको? किसको? दोबारा से उसी सेट को, तो वो सेट क्या बन जाएगा? सब स्पेस बन जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, एम पर को सब स्पेस प्रूव कर देंगे, और ये हम डबल पर की भी डेफिनेशन उसने लिख दी हुई है। ये सारे थ्योरम 5.14 आप कर लेंगे, वेरी इजी है, इनको आप देखिएगा। 5.14 थ्योरम तक आप सारा करेंगे। कल हम नेक्स्ट जो है ना, अब जल्दी से, आपके पास 2 मिनट बाकी रह गए, अटेंडेंस मार्क कर लें। और इस दौरान किसी का क्वेश्चन है तो वो जल्दी से पूछ लेना। ये 2 ही मिनट है, इन 2 मिनट्स में ही क्वेश्चंस है, और 2 मिनट्स में ही आपने अटेंडेंस मार्क करनी है। इसके बाद मीटिंग एंड हो जाएगी। तो क्वेश्चन पूछ लें पहले।
जी शानजा, आपका क्या क्वेश्चन है?